हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम छोटे बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। इनके सामाजिक विज्ञान में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ छात्रों के लिए उनके अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षाओं के उपयोग के लिए कुछ प्रश्नोत्तर। आप देख सकते हैं इनका अभी इतिहास पोर्शन से हमने लिया है प्रश्न। ये बहुविकल्प के प्रश्न हैं, इधर लिखे हैं। इनको सही विकल्पों को छांट कर लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। 5 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए, यहाँ पे विकल्प ए में लिखा है ग्रामीण सभ्यता, विकल्प बी में है नगरीय सभ्यता, विकल्प सी में है अर्धनगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। एक सुनिश्चित योजना के आधार पर उसका निर्माण किया गया था और यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपको विकल्प पर टिक लगाना होगा, नगरीय सभ्यता। यहाँ पे हमने लाइन अंडरलाइन कर दिया है, ये नगरीय सभ्यता पे हो। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम में आप देखो 3 विकल्प। विकल्प ए में अरसास है, यहाँ पे कलावती है, यहाँ पर इंडिका है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। सब आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे इसको तैयार कर लीजिए। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और यह यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने ये सिकंदर के सेनापति था और ये उसमें आया था इनके। और देखिए आगे अगला है, आग की खोज किस युग में हुई। आग की खोज पाषाण युग दिया है, नवपाषाण है, आधुनिक युग। तो आग की खोज जो है पाषाण युग में होती है। मैंने यहाँ पे पहले लगा रखा है टिकट, यहाँ टिक लग रखे हैं। ये पाषाण युग में आग की खोज हुई थी। रामायण की रचना किसने की थी। प्रश्न नंबर अगला है, रामायण की रचना देखिए यहाँ पे विकल्प है कालिदास का, वाल्मीकि का, चाणक्य का। तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने किया था। रामायण इन्हीं के लिखे हुए हैं और ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है और इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वेद कितने हैं या वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ये प्रश्न भी जानते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए हमने लगा दिया है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, टिक लग रहा है 4 प्रकार के। और वेद जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ है, बहुत पहले से लिखे हुए। ये 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद है, अथर्ववेद। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए और प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको दिखाते हैं। चलो स्टूडेंट, फिर हम आपको बताते हैं। और अभी तक आपको भूगोल इतिहास के प्रश्नोत्तर बताए थे, अब आपके लिए आए हैं भूगोल से प्रश्नोत्तर जो बहुविकल्पी हैं। अभी हमने आपको इतिहास में बताया था वो जो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था, वो उसका एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। मैंने उसमें उसका बताया था सेनापति। तो सेनापति नहीं था वो, उसका बहुत बड़ा दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसके शासनकाल से संबंधित बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं उसने लिखा था। तो सिकंदर महान का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जो इसमें आया था। तो वो दार्शनिक था, सेनापति नहीं था सिकंदर का। चलिए अब आते हैं भूगोल में। और भूगोल में आप यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। हमारे सौर मंडल में, पूरा ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं। देखिए विकल्प लिखा हुआ 6 ग्रह, 8 ग्रह, 9 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे। प्लेटो जो था सबसे छोटा था और बहुत दूरी पर था, इसलिए वो गायब हो गया अंतरिक्ष से। इसलिए हमारे सौर मंडल में केवल और केवल 8 ग्रह बचे हुए हैं। तो हमें उत्तर लगाना है 8 ग्रह। से आगे हम सही का टिक लगा देंगे, विकल्प बी सही है हमारा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। अब देखिए भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो भारत के क्योंकि विदेशों लोग भी जा चुके हैं, यूरोप के भी और अमेरिका के भी। अमेरिका के यूरी गागरिन वगैरह सबसे पहले जा चुके हैं वहां पे। तो उसके बाद ही यूरोपीय संगठनों के सहयोग से हमारे देश के कैप्टन राकेश शर्मा, जो देखिए विकल्प में हमने लिख दिया है कैप्टन राकेश शर्मा। यहाँ पे देखिए राकेश शर्मा है जो अंतरिक्ष में भारत के जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये देखिए राकेश शर्मा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग गैप लगाइए, यहाँ पे आर्यभट्ट भी दिया हुआ, बराह मिहिर भी है, ये दोनों नहीं थे, तो राकेश शर्मा थे। अगले प्रश्न पे आइए, देखिए लीप वर्ष कितने वर्ष में होता है। लीप वर्ष, अब देखिए लीप वर्ष है ये हर 4 वर्ष में होता है। इसमें जो हमारे दिन और रात मिला करके 24 घंटे का होता है, उसी प्रकार से 365 दिन का पूरा एक वर्ष होता है, एक साल। लेकिन 365 सही 1/2, मतलब कि देखिए 365 सही 1/2 मिलाकर के ये एक वर्ष का दिन होते हैं पूरे। तो इसका 1/2 1/2 4 बार अगर जोड़ने पर उसमें 1 आ जाता है, तो वो जो है एक चल तो ये लीप वर्ष में ये जो है हर चौथे साल में एक गिनती और जुड़ जाती है ये। तो चौथा वर्ष जो है वो फरवरी का जो होता है हमारा, उसका एक दिन बढ़ जाता है। तो फरवरी जो है फिर वो 29 को हो जाती है। आइए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 4 वर्ष पे पड़ता है।
अब देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? पृथ्वी के दो परिमंडल, 4 परिमंडल, 3 परिमंडल। तो पृथ्वी के जो हैं 4 परिमंडल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है अंतरिक्ष वाले को। परिमंडल देखो अगला है यहाँ पे हमारा किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए मंगल ग्रह लिखा है, बुध ग्रह लिखा है, पृथ्वी लिखी है। तो इसमें से लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है और ये पृथ्वी जो है हमारा नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये भी हमारे नागरिक शास्त्र का प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में भी आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसमें देखिए विकल्प में आगरा दिया हुआ है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। तो आपको सबको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो देखिए ये छोटे प्रश्न हो गए हमारे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के मामले में राज्य उत्तर प्रदेश है और इसकी राजधानी लखनऊ है और हमारे प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिर देखते हैं भाई। तो हमारा यहाँ पे सही मिलान करने का प्रश्न है, मैचिंग वर्ड है। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 1 पे लिखा है पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार देखिए भाई हमारे आदि मानव के इतिहास में 3 युग थे। पुरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, नव पाषाण काल था। उनके हिसाब से सब युगों का परिवर्तन हुआ है। तो पुरा पाषाण काल में मनुष्यों ने आदिम अवस्था में पत्थर के मोटे बेडौल भद्दे हथियार होते थे, कच्चा मांस वगैरह अपना ऐसे खाता था। तो लेकिन पहिए का उसको नव पाषाण युग में होता था। हमारा यहाँ विकल्प ये है, देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध से लेकर के ये देखिए नव पाषाण काल हम आते हैं, यहाँ उत्तर नंबर 1 सही है। इसके लिए हम इसके सामने 1 लिख देते हैं। ये वाला है पहिए का आविष्कार यहाँ नव पाषाण काल में हुआ था। और दूसरा देखिए सबसे प्राचीन वेद, वेद जो है संख्या में 4 हैं, सब जानते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं। तो यह प्रश्नों में ये हम सही मिलान करेंगे कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद देखिए वेद कहाँ है, ये रहा सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद में देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, वेद सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, लिखना चाहिए वेद। सबसे प्राचीन वेदों में हमारा जो है ये यहाँ पे देखिए सबसे प्राचीन वेद हमारा जो है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये हमारे दूसरे नंबर का है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ये दूसरे नंबर का मैच वाला वर्ड। और तीसरा प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक देखिए हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध के द्वारा ही लाया गया धर्म बौद्ध धर्म। ये हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। और देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? जो हमारे 8 ग्रह अभी सौर मंडल में बचे हैं उनमें सबसे अधिक जो है उपग्रह जो है बृहस्पति के। किसी की 1 उपग्रह, किसी को 2, किसी को कोई भी उपग्रह नहीं। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति ये रहा उत्तर। तो ये हमारा है 4 नंबर का प्रश्न, ये चौथा हो गया हमारा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5वें नंबर का। ये हमारा एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चौथा हो गया। 5वें नंबर प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रांग थे उधर के, क्योंकि अपने देश के कैप्टन राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, लेकिन वो भारत देश के थे। और वो पूरे विश्व का जब प्रश्न पूछा है तो सबसे पहले जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनका विकल्प है नंबर 5, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 नंबर। अब अगला प्रश्न हमारा आता है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा? अब प्रश्न देखिए 6 नंबर के प्रश्न पे, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग जब ग्रहों की गणना करते हैं, ग्रहों को गिनते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हमारे बुध से ही होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो ये सबसे निकटतम ग्रह जो है हमारा बुध से शुरुआत होती है। निकटतम ग्रह हमारा बुध है, ये 6 नंबर पे है, तो हम इसको 6 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग है सबसे ऊंचा पर्वत। ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत लिया गया है, माना जाता है। अब देखिए एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, और उससे अपने भारत में भी केटू गार्डविन ऑस्टिन है, 86.11 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा भी है, अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे पर्वत अपने यहाँ भी हैं। एंडीज पर्वत इधर यूरोपीय कंट्रीज में भी बहुत सारे हैं, लेकिन पूरी विश्व का सबसे ऊंचा जो है 8,848 मीटर ऊंचा जो है नेपाल में स्थित माउंटेन एवरेस्ट है। तो माउंटेन एवरेस्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ये प्रश्न नंबर है 7 का, और 7 को यहाँ पर हम लिख देते हैं माउंटेन एवरेस्ट। तो अगला प्रश्न हमारा बचता है सबसे गहरा महासागर कौन है? तो हम महासागरों में भी बहुत सारे सागर, अपने यहाँ भी हिंद महासागर अपने देश के नाम से हिंद महासागर है एक, लेकिन यहाँ पे लाल सागर है, काला सागर है, प्रशांत महासागर। तो सबसे जो गहरा है वो है प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर, यहाँ देखो प्रश्न नंबर है 8, तो प्रशांत महासागर यहाँ पे विकल्पों में रहा, मैं यहाँ पे 8 इसके सामने लिख देता हूँ, 8 नंबर का है प्रशांत महासागर। अब बच रहा है 9, महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो महाभारत के रचनाकार जो थे वो थे वेद व्यास, और रामायण के रचनाकार आपने भी पढ़ी लिया है, वाल्मीकि थे। तो महाभारत के रचनाकार वेद व्यास थे, और यह है 9 नंबर का प्रश्न है। तो आपको ये 9 नंबर और 10 नंबर के प्रश्न जो है ये आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तैयार रखिए। ठीक, चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं सही विकल्प के सामने सही और गलत सामने गलत का निशान लगाने पर ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न उत्तरों पे। तो आप देखिए बोर्ड पे हमने लिखा है, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे। अब आप पढ़े होंगे किताब में, प्राचीन काल के मानव कागज पर नहीं लिखते थे। ये उत्तर जो है हमारा गलत होगा, ये गलत है ऑप्शन है। अब देखिए वेद धार्मिक साहित्य है, तो आप जानते हैं वेद रामायण गीता ये सब हमारे जो है धार्मिक साहित्य है। ये विकल्प जो है सही है, ये सही विकल्प है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार भारत में हुआ था। जो कागज के आविष्कार की बात आती है तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। तो कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। ये हमारा ये वाला प्रश्न जो है ये गलत है, यहाँ पर हम गलत का निशान लगा देंगे। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में आप भी जानते हैं सबसे पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ही बचे हैं। तो सौर मंडल में इसमें 8 ग्रह मौजूद हैं, ये हमारा विकल्प सही है। तो हम यहाँ पे इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ये देखिए सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से देखना चाहिए, कि आप जानते हैं सूर्य ग्रहण हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसको हमें देखना ही नहीं चाहिए। अगर विशेष परिस्थिति देखने का ज्यादा अगर मन करता है तो हमें काला वाला चश्मा लगा करके थोड़ा सा 1 मिनट तक देख के हट जाना चाहिए, नहीं तो हमारी आंखों को रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूर्य की जो खराब किरणें हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण को हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है उत्तर ये सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 से ही 1 दिन लगाती है। तो मतलब कि ये विकल्प जो है हमारा सही है। पृथ्वी जो है सूर्य ग्रहण देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये सही। अब अगला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगती है। 1/2 जगह 4 साल में जो हमारा लीप वर्ष बनाते हैं, तो ये फरवरी इसीलिए 29 को हो जाती है। 29 दिन के, तब फरवरी हर चौथे साल 29 दिन की होती है। आइए, वार्षिक गति के कारण दिन रात होता है। वार्षिक गति के कारण दिन रात नहीं होता, बल्कि सूर्य पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही दिन रात बदलते हैं। तो ये जो है हमारा विकल्प गलत है, दिन रात होने का दैनिक गति के कारण होता है। और देखिए भारत के पूर्व में दिशा में चीन स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पूर्व दिशा में चीन स्थित है। तो भारत के पूर्व दिशा में चीन नहीं है, बल्कि भारत के उत्तर दिशा में चीन है। ये वाला विकल्प भी हमारा यहाँ पे गलत है। अगला आइए देखते हैं, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। इसमें लिखा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सब जानते हैं। यहाँ पर यह विकल्प गलत है, तो आप यहाँ पर गलत का निशान लगाइए। इस प्रकार से हमारा ये सही और विकल्प का प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। आप लोग उसको पढ़िए, समझते रहिए। चलो बच्चों, अब आप हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति में। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक का है प्रश्न। तो आग की खोज किस युग में हुई? अब जानते हैं आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल। यहाँ पे हमें लिखना है पूरा पाषाण काल। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। और देखिए यहाँ पे दूसरा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा किताबों में, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मरे हुए व्यक्तियों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो जो है सब पाकिस्तान में चले गए हैं इस समय। तो ये सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर जो बड़े बड़े अवशेष पुरातत्व स्थलों की खुदाई से हुआ था। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मरे हुए व्यक्तियों का टीला है। ठीक है, आइए देखिए अगला है, ग्राम पंचायत का चुनाव। चुनाव हमारे यहाँ किसी का भी हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे शहरों के सभासद, वार्ड मेंबर या महापौर मेयर का, तो चुनाव जो है सभी का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है। तो चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे जिसका भी हो, सबका चुनाव यहाँ पर हम खाली स्थान पर भरेंगे 5 वर्ष।
5 वर्ष आगे लिखा हुआ है, 5 वर्ष मैंने फिर लिख दिया, 5 वर्ष के लिए होता है। तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सभी जो भी जितने ग्रह हैं, सभी 8 ग्रहों के अपने-अपने उपग्रह होते हैं, किसी ग्रह के उपग्रह नहीं है। लेकिन अपनी पृथ्वी का भी एकमात्र उपग्रह जो है, वो है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। जो थोड़ा मिटा देंगे तो चंद्रमा हो गया ये। अगला देखिए, तारे से बने होते हैं। तो तारे गर्म गैसों गर्म गैसों से बने होते हैं। तारे गर्म गैसों से बने हुए गोले होते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं रोज, सब छोटे बड़े बालक सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी लोग करते हैं, जो है सब जानते हैं, लेकिन कोई कोई बालक जो है या लोग नहीं जानते कि कहाँ से आया है। तो ये गायत्री मंत्र जो है हमें ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद में है, ऋग्वेद से। और ये रोपड़, ये चूंकि रोपड़ है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में से हैं। तो रोपड़ भी उसमें प्राचीन काल से था। तो रोपड़ के बारे में देखिए, रोपड़ जो है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन कुछ अवशेष मिले हैं, तो ये पंजाब राज्य में है। अब देखिए आर्यों की भाषा थी, जैसे अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं, कोई तमिल बोलता है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, उर्दू, फारसी, सब बहुत सारी अंग्रेजी भाषाएं हैं। इसमें आर्य लोग जब बाहर से अपने देश में आए थे, तो इनकी जो है मातृभाषा या ये भाषा बोलते थे, वो भाषा होती थी संस्कृत। तो आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत है। हम संस्कृत यहाँ पे आपको लिख देते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा। और देखिए यहाँ पे ये है हमारा इतिहास का आंभी। ये जो है आंभी का नाम से ही ये देशद्रोह का सूचक है, क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो पोरस ने तो इसको साथ जम करके युद्ध किया, पोरस को बंदी भी बनाया गया, और लास्ट में पोरस उसने छोड़ भी दिया सिकंदर ने। लेकिन जो है आंभी का नाम जो है इतिहास में एक देशद्रोही या गद्दार के रूप में लिया जाता है। इसने सिकंदर के साथ मिलकर के भारत का पूरा जो है पराजय की ओर ले जाता है, और सिकंदर से इसने मित्रता की, और पुरु को पराजित कराने में इसका हाथ है। तो ये आंभी जो था, ये जो था तक्षशिला का राजा था। यहाँ पे आएगा तक्षशिला। ठीक है, बंद करिए। हाँ बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम जो है आपको लिखे प्रश्न बोर्ड की तरफ देखिए कि प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। यहाँ पर आपको प्रश्न बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारे लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला चालू होगी। हमने आपको अभी MCQ के बता दिए हैं, खाली स्थान के बता दिए, और मिलान वर्ड, मैचिंग वर्ड के बता दिए, स्थानों की पूर्ति वगैरह, ये सब छोटी छोटे प्रश्न हो गए। अब आएंगे थोड़ा सा आपको बड़े लिखने वाले प्रश्न। ये देखिए, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, और ये परीक्षा में आने की संभावना है, ये आ सकता है। इसका उत्तर होगा प्राचीन काल। फटाफट हम लिखते हैं, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताम्रपत्रों, शिलालेखों एवं ताड़पत्रों होगा यहाँ पे, ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखते थे क्योंकि उस समय उन्हें कागज का ज्ञान नहीं था। ये हो गया हमारा उत्तर इसका छोटा सा। उस समय प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताम्रपत्रों, शिलालेखों, ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखते थे, क्योंकि उस समय उन्हें कागज का ज्ञान नहीं था। इसलिए वो लोग अपनी गुफाओं के कंदराओं में भी
गुफाओं की दीवारों पे भी कुछ चित्राक्षर लिपि मिली है, उनकी चित्रात्मक लिपि है, उसमें कुछ न कुछ लिखे हैं जो कि भी पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये देख लिए आप लोग, ये हमारे हैं एक प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो है ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न एक, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था? तो उत्तर में होगा प्रारंभिक मानव अपना भोजन जंगली जानवरों का शिकार करके प्राप्त करता था। मांस, मछली ही उसका मुख्य भोजन था। इसके अलावा वह विभिन्न पेड़ पौधों की पत्तियों को, उनके फलों को, फूलों को, कंद मूल फल, उनकी जड़ों को तमाम प्रकार के भोजन में वह उपयोग करता था। तो हम थोड़ा सा उत्तर में लिखते हैं, प्रारंभिक मानव अपना भोजन, प्रारंभिक मानव अपना भोजन जंगली जानवरों के शिकार से प्राप्त करता था। जंगली जानवरों के शिकार से अपना भोजन प्राप्त करता था। बोर्ड पर मैंने लिख दिया पूरा उत्तर। प्रारंभिक मानव अपना भोजन करता था, शिकार, मांस, मछली उसका प्रमुख भोजन थे। इसके अलावा कंद मूल फल, पत्ते, तने, जड़ आदि भोजन के रूप में प्रयोग करता था। जंगली जीवन व्यतीत करते हुए आदि मानव को भोजन की तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वो भोजन की तलाश में दिन भर टहलते रहते थे, अपना इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं भी कुछ दिखा, कहीं पेड़ पौधे, फल फूल, जड़े, तने, पत्ती, भूखे रहते थे, पेड़ों की पत्तियां खा लेते थे। जंगली जानवरों का शिकार, हड्डी फड्डी फोड़ फाड़ के मांस, मतलब कि दिन भर की उनकी दिनचर्या केवल और केवल टहलते रहना और भोजन की तलाश में लगे रहना। ये उत्तर इसका ये हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस उत्तर को हम लोग करके अगला प्रश्न लिखते हैं। आप लोग अगले प्रश्नों का उत्तर लिखिए, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सब आते हैं। आकाशीय पिंड किसे का आप क्या समझते हैं? आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? छोटा प्रश्न है, लघु का, ये भूगोल पोर्शन से है। तो आप देखिए, इसका उत्तर है, उत्तर हम लिखते हैं पृथ्वी से आकाश में, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड कहलाती हैं। लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग हम इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बताएंगे, जिससे आप लोग जल्दी इसको अब यहाँ से देख लो। आपको पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने सभी आकृतियां आकाशीय पिंड कहलाती हैं, चाहे छोटे तारे हों, स्टार हो, उल्का पिंड हो, ये सभी के सभी हमें आकाशीय पिंड के नाम से ही जाने जाते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय हमें नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
ये है हमारा उत्तर इसका, आप देख लीजिए बोर्ड पे। सूर्य ग्रहण के समय हमें नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, वैसे तो देखना नहीं चाहिए। अगर देखने का ज़्यादा मन कर रहा हो हमें, तो हमें ब्लैक वाला काला चश्मा लगा करके उससे देखा जा सकता है। उससे हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा और थोड़ा-सा हम देख के हट भी जाएँ, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय उससे बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, जो हमारे शरीर पे विभिन्न प्रकार त्वचा की बीमारियाँ या अन्य बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। तो ये आप उत्तर ये देख लीजिए और इसमें से आप इसको तैयार करिए, ये सब हमारे प्रश्नों में आएँगे। हाँ बच्चों, तो देखिए अब हम बड़े प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये दीर्घ उत्तरी के हैं, बड़े हैं। इनको आधे पेज में आप 10 लाइन 12 लाइन तक लिख सकते हैं। इसमें देखिए लिखा है, मध्यकाल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ये वाला प्रश्न है। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, क्योंकि इनके बहुत सारे उत्तर हैं, बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं आपको प्रश्न को दिखा दूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों की संभावना रहती है कि ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न लिख दिया है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मध्यकाल में हुए प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण। देखिए मध्यकाल में प्राकृतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के ओले, तूफान, बारिश, तमाम प्रकार के वहाँ पे झंझावत आते रहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में मानव जीवन का बड़ा कठिन था उस समय व्यतीत करना। तो धीरे-धीरे आदि मानव जो थे, वो नदियों के किनारे जाकर के बसने लगे। नदी के किनारे जाकर के बसने लगे, फिर धीरे-धीरे जो है वहाँ पर उनको रहने के लिए घर बनाने की आवश्यकता हुई, तो लोग नदियों के किनारे ही मकान बनाने लगे, क्योंकि वहाँ पर पानी उनको उचित मात्रा में उपलब्ध था। नदियों के किनारे वो लोग फिर थोड़े-थोड़े से क्यारियाँ बना करके खेती करने लगे, धीरे-धीरे और बड़े पैमाने पर करने लगे खेती-बाड़ी। वहाँ से उनको क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था। आदि मानव लोग पहले नदियों का ही पानी पीते थे, अपने जानवरों को पिलाने के लिए, खेती में उपयोग करने के लिए पानी वहाँ से प्राप्त हो जाता था। इसलिए आदि मानव का जीवन में स्थिरता आई, धीरे-धीरे नदियों के। दूसरा प्रश्न है, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ? देखिए प्रश्न में दिख रहा है, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ? तो नदियों के किनारे ये प्रश्न है, मैं उत्तर लिखा नहीं हूँ क्योंकि छोटा बोर्ड है, नहीं लिखा जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको सुना देता हूँ और प्रश्नों को आप किताबों से पढ़ लेना, देख लेना। उत्तर वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएँगे और आप लोग उसको याद कर लेना, तो ऐसे ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो प्राचीन काल में मुख्य कारण ये था कि नदियों के किनारे ही प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। यूँ हुआ क्योंकि उनको मुख्य रूप से पहले पानी की उपलब्धता थी, वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता था। उनके जानवरों के लिए पानी पीने को उपलब्धता, पेड़-पौधों को पानी देने के लिए, खेती-बाड़ी करने के लिए, तो नदियों से पानी उनको वहाँ पे मिलता था। दूसरी कि प्राचीन काल में स्थल मार्ग से जाना, जंगल है, कहीं झाड़ी है, कहीं काँटे हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं कुछ है, कहीं समुद्र है, कहीं नाली है, कहीं नाला, तो इससे लोग उनको दूर तक नहीं जा पाते थे। तो इसलिए वो लोग नदियों के माध्यम से नाव में बैठ कर के अपना यात्रा करते थे, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे और नदियों के माध्यम से ही वो लोग एक गाँव से दूसरे गाँव, शहर, बाज़ारों तक जाते थे व्यापार करने के लिए। तो इसलिए नदी ही उस समय उनका मुख्य व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। अगले प्रश्न पे देखिए, तो हो गया आपका, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष क्यों होता है? ये प्रश्न देखिए, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष क्यों होता है? तो लीप वर्ष जानते हैं कि एक एक माह में 30 दिन, 31 दिन, तो सब जोड़ करके 12 महीने में 365 दिन होते हैं। लेकिन उसमें 1/2 मतलब आधा दिन 6 घंटे, 1/4 और जोड़ दिया जाता है। 365 से 1/4 जो है, इतने दिन होते हैं एक साल में। तो ये जो 1/4 जोड़ा जाता था, ये 4 बार 4 वर्ष में जोड़ करके एक पूरा हो जाता था। इसलिए हर चौथे वर्ष फरवरी जो है 29 दिन को होती है और ये लीप वर्ष उसी वर्ष होता है, चौथे वर्ष। तो इस प्रकार से ये जो है हर लीप वर्ष हर चौथे वर्ष होता है। ये हो गया प्रश्न। सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी इस अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो सूर्य के माध्यम से अपनी जो है दिशाओं के बारे में ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं। जिधर सूर्य उग रहा है उधर हमारा मुंह होगा, तो मान चलिए हमारा मुंह पूर्व दिशा में है और हमारा पीठ बैक साइड जो है पश्चिम दिशा में, और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर होगा और राइट हैंड की तरफ दक्षिण होगा। तो इस प्रकार से हम पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन दिशाओं की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया हमारा ये। अब ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। देखिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। ये प्रश्न है हमारा गांव नागरिक शास्त्र का है। नागरिक शास्त्र से भी एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें लोकतंत्र के बारे में, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, भारतीय संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, जनता का चुनाव किस प्रकार कैसे होता है, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उसमें से एक प्रश्न को हमने लिख दिया है,
तो देखिए ग्राम पंचायतों के कार्य क्या होते हैं, जैसे गाँव में ग्राम पंचायतें होती हैं, शहरों में नगर निगम होते हैं, नगर पंचायत होती हैं। तो यहाँ पे सभी के कार्य होते हैं। जैसे गाँव में ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, प्रधान या सरपंच कहलाता है। प्रधान जो है गाँव के समूह पूर्ण विकास के लिए, उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए वहाँ पे नाली की व्यवस्था करता है, खड़ंजे लगवाता है, रोड लगवाता है, हैंडपंप बनाता है। जो गरीब लोग हैं उनको आवास कॉलोनी दिलवाता है, मकान दिलवाता है। बाकी हर गाँव में राशन प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन चल ही रहा है, पीडीएस सिस्टम, वहाँ पे सभी को राशन मिलता है। तो ये ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्य हैं, शिक्षा व्यवस्था की भी देखभाल करनी होती है। गाँव में बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं हर गाँव में, जूनियर विद्यालय भी होते हैं, तो इन सब की व्यवस्था करना जो है ग्राम पंचायतों का कार्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा, चिकित्सा इन सब की चीज़ों पर भी ध्यान देता है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न श्रृंखला पूरा हो गया और आप लोग हमारे इस प्रश्नों की सीरीज़ को, प्रश्न पत्र को देखना और कमेंट में लिखना कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, देखिए और इसका लाभ उठाइए आप लोग। ये हमारे जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।